स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू PSC4 CBSE स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लाइसोसोम के बारे में, यानी लाइसोसोम क्या होता है आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। ठीक है, वैक्यूल्स के बारे में आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो वीडियो है आपका चैप्टर नंबर 5 का वीडियो है, उससे आगे का है, ये लास्ट पार्ट है आपका चैप्टर नंबर 5 का। तो अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे, इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, तो उनके लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं जो कि है लाइसोसोम के बारे में। ठीक है, तो लाइसोसोम क्या होता है, ये भी एक सेल ऑर्गेनल होता है। ठीक है, कोशिका अंगक होता है, ये भी एक कोशिका का एक हिस्सा होता है, यानी कि सेल का एक पार्ट होता है। ठीक है, ये क्या कहता है, लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये क्या होते हैं, ऐसे सैक होते हैं, यानी कि ऐसी थैलियाँ होती हैं जिनके अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। ठीक है, लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है जिनमें पाचक एंजाइम होते हैं। तो लाइसोसोम में क्या होता है, लाइसोसोम में एंजाइम होते हैं। कौन से एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, पाचक एंजाइम होते हैं। जो फूड हम खाते हैं उनको जो डाइजेस्ट करेंगे वो एंजाइम इन सेल्स के अंदर होते हैं। ठीक है, यानी कि लाइसोसोम के अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये जो एंजाइम है कौन बनाता है, RER बनाता है। इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ER दो तरह का होता है, एक तो होता था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER, और एक होता था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये वही वाला है RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करता है, ये एंजाइम बनाता है जो कि लाइसोसोम में पाए जाते हैं। ठीक है, जो खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका होती है ना, वही ये एंजाइम बनाती है जो कि लाइसोसोम के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है दीज एंजाइम, कौन से एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम। तो दीज एंजाइम्स आर मेड बाय RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो RER यानी कि खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका इन एंजाइमों को बनाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया लाइसोसोम के बारे में बात। ठीक है, अब उसके बाद उसका फंक्शन क्या क्या होते हैं, क्या काम करते हैं वो सेल के अंदर। ठीक है, तो लाइसोसोम आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ अ सेल, यानी कि क्या करते हैं, ये एक तरीके का ऐसा सिस्टम है जो कि सेल के अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उनको बाहर करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है लाइसोसोम आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ अ सेल। ये क्या करते हैं, जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उस सबको वार्न आउट यानी कि बाहर कर देते हैं। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। ये क्या है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको निपटा देते हैं, उसको बाहर कर देते हैं सेल से। ठीक है, तो अगला काम है इनका लाइसोसोम हेल्प टू कीप द सेल क्लीन। अब जब ये सारा का सारा वेस्ट मटेरियल बाहर कर देंगे तो सेल क्लीन हो जाएगी। तो अगला यही लिखा हुआ है कि लाइसोसोम हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल एज वेल एज बर्न आउट द सेल ऑर्गेनल। क्या कर रहे हैं कि ये सेल को क्लीन किस तरीके से सेल को क्लीन यानी कि साफ किस तरीके से रखते हैं। तो कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म है, क्या कोई फॉरेन मटेरियल है जो हमारी बॉडी के अंदर आ गया है, हमारी सेल के आउटर सरफेस से, आउटर एनवायरनमेंट से हमारी सेल के अंदर आ गया है, और वो काफ़ी ज़्यादा जो है हार्मफुल है हमारी सेल के लिए। तो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करते हैं, यानी कि लाइसोसोम क्या करते हैं, उनको डाइजेस्ट कर देते हैं और क्या करते हैं, उनको सेल से बाहर निकाल देते हैं, या फिर उनको क्या करते हैं, वहीं पर नष्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है लाइसोसोम हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल। ठीक है, ये सेल को किस तरीके से क्लीन करते हैं, जो कोई फॉरेन मटेरियल जब सेल के अंदर आता है, अगर वो सेल के लिए ठीक नहीं है, सेल के लिए हार्मफुल है, तो उसको डाइजेस्ट कर देते हैं, इस तरीके से सेल को क्लीन करते हैं। ठीक है, एज वेल एज वार्न आउट द सेल ऑर्गेनल। ठीक है, या फिर अगर कोई कोशिका का सेल ऑर्गेनल, कोई कोशिका अंग खराब हो गया तो उसको भी क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं, उसको भी डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कोशिका के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ रखते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोशिका का कोई हिस्सा सही से काम नहीं कर रहा है, कोई जो हिस्सा है वो डैमेज हो चुका है, तो उस हिस्से को, उस पार्ट को, उस सेल ऑर्गेनल को क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं और सेल को क्लीन रखते हैं एकदम। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये कोशिका के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ रखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आगे आता है कि फॉरेन मटेरियल एंटरिंग द सेल सच एज बैक्टीरिया और फूड एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनल्स एंड अप इन लाइसोसोम। तो जो भी फॉरेन मटेरियल हमारी सेल के अंदर आता है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि फॉरेन मटेरियल एंटरिंग द सेल, कोई भी फॉरेन मटेरियल है जैसे कि बैक्टीरिया हो गया या फिर कोई फूड हो गया, वो जब हमारी सेल के अंदर आता है तो वो कहाँ पर जाता है, वो जाता है लाइसोसोम में। ठीक है जी, एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनल एंड अप इन लाइसोसोम। तो जितने भी फॉरेन मटेरियल होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो फूड हो, या फिर कोई सेल ऑर्गेनल हो, वो सब के सब कहाँ पर आके रुकते हैं, सेल ऑर्गेनल लाइसोसोम में आकर के रुकते हैं। कहाँ पर आकर के रुकते हैं, लाइसोसोम में रुकते हैं। और ये क्या करता है, विच ब्रेक्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ठीक है, और ये क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं उनको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, उनको डाइजेस्ट करके। ठीक है, कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया या भोजन
लाइसोसोम में चले जाते हैं जो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। ठीक है, लाइसोसोम आर ब्रेक देम अप बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। लाइसोसोम जो इनको तोड़ देते हैं, कैसे तोड़ देते हैं? क्योंकि इनके अंदर पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। इन एंजाइम्स की वजह से जो लाइसोसोम होते हैं वो कुछ सेल ऑर्गेनल्स को भी खा जाते हैं, या फिर कोई सेल जो बैक्टीरिया है वो जो सेल के अंदर आया है उसको भी मार देते हैं। ठीक है, या फिर जो फूड हमने खाया उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। किन की वजह से? इन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम की वजह से। ठीक है, लाइसोसोम जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है लाइसोसोम इज अ सुइसाइडल बैग। तो लाइसोसोम को एक सुइसाइडल बैग भी कहा जाता है। ठीक है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। तो इनको लाइसोसोम को सुइसाइडल बैग यानी कि आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन द सेलुलर मेटाबॉलिज्म व्हेन सेल गेट्स डैमेज लाइसोसोम में बर्स्ट एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल, देयरफॉर लाइसोसोम आर ऑल्सो नोन एज सुइसाइडल बैग ऑफ द सेल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो लाइसोसोम है उसको सुइसाइडल बैग कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अपनी ही सेल को खा जाता है। लाइसोसोम सेल के अंदर होता है ना, तो जिस सेल के अंदर ही होता है ये अपनी ही सेल को खा लेता है, इसीलिए इसको सुइसाइडल बैग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सेल के अंदर मान लीजिए कोई डिस्टर्बेंस हो गया है, सेल ठीक से काम नहीं कर रही है। ठीक है, सेल का कोई हिस्सा ठीक से काम नहीं कर रहा है तो क्या करते हैं? ये फट जाते हैं। ठीक है, लाइसोसोम एक थैली है ना, हमने शुरू में पढ़ा था लाइसोसोम क्या है? एक थैली है जिसके अंदर क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम है। ठीक है, तो लाइसोसोम क्या होता है? वो फट जाते हैं, और जब वो फट जाएंगे तो जितना भी उसके अंदर सेल और जितना भी उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे वो सारे के सारे पूरी सेल के अंदर फैल जाएंगे। अब वो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करते हैं? हर चीज़ को पचा लेते हैं, हर चीज़ को जो डाइजेस्ट कर लेते हैं। अब मान लीजिए वो लाइसोसोम जो सेल के अंदर ही फट चुका है तो सेल के जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होंगे उन सब में डाइजेस्टिव एंजाइम जाएंगे। ठीक है, और जहाँ जहाँ डाइजेस्टिव एंजाइम जाएंगे वो सेल ऑर्गेनल्स को वो खा जाएंगे, उनको खत्म कर देंगे। ठीक है, और इसी तरीके से क्या होता है? लाइसोसोम फटेगा वो पूरी सेल में फैल जाएगा, जिससे कि पूरी सेल को ही वो जो है खा जाते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि लाइसोसोम जो है सुइसाइडल बैग है। क्यों? क्योंकि लाइसोसोम जो है अपनी ही सेल को खा जाता है, अपनी सेल को मार देता है एक तरीके से कह सकते हैं हम। ठीक है, तो लाइसोसोम ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म व्हेन सेल गेट्स डैमेज, जब सेल डैमेज हो जाती है, जब सेल खराब हो जाती है लाइसोसोम में बस, तो लाइसोसोम क्या होता है? वो फट सकते हैं। एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल, और जो उसके अंदर एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम है, वो क्या कर सकते हैं? अपनी ही सेल को डाइजेस्ट कर सकते हैं। देयरफॉर लाइसोसोम आर ऑल्सो नोन एज सुइसाइडल बैग ऑफ द सेल। इसी वजह से हम लाइसोसोम को क्या कहते हैं? लाइसोसोम को हम सेल का सुइसाइडल बैग भी कहते हैं। ठीक है, तो अब इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं हम कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? क्योंकि कोशिकीय चयापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है। ठीक है, चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म जब उसका खराब हो जाता है, तो मान लीजिए कि सेल है वो डैमेज हो चुकी है, कुछ टूट चुकी है सेल, या फिर ठीक से काम नहीं कर रही है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है जब कोशिका क्षतिग्रस्त या फिर मृत हो जाती है या फिर वो मर जाती है सेल, तो लाइसोसोम क्या होते हैं? फट जाते हैं। जो लाइसोसोम हम पढ़ रहे हैं वो क्या होते हैं? वो फट जाते हैं। अब उनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम है, पाचक एंजाइम है, तो क्या करते हैं? जब वो फट जाएंगे तो सारे पाचक एंजाइम पूरी सेल में फैल जाएंगे, और वो पाचक एंजाइम क्या करते हैं? पूरी सेल को ही पचा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर देते हैं। क्या करते हैं? एंजाइम अपनी ही कोशिका को डाइजेस्ट कर लेते हैं, पाचित कर देते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली जो है हम कहते हैं। तो ये थी सारी बातें लाइसोसोम के बारे में। अब हम पढ़ते हैं अपना माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, यानी कि कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने भी काम हम करते हैं उन काम को करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमको एनर्जी सेल से मिलती है। और सेल में कहाँ से मिलती है? सेल के अंदर हमें माइटोकॉन्ड्रिया से वो एनर्जी मिलती है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 मेम्ब्रेन कवरिंग्स, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उस पर 2 मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन उस पर होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है। ठीक, आगे लिखा हुआ है आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस व्हाइल इनर मेम्ब्रेन इज वेरी डीपली फोल्डेड, यानी कि 2 माइटोकॉन्ड्रिया पर 2 मेम्ब्रेन होती हैं। उनमें से जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है, वो काफ़ी ज़्यादा पोरस होती है, यानी कि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पोर्स होते हैं। ठीक है, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है, अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है, वो कैसी रहती है? डीपली फोल्डेड रहती है, काफ़ी ज़्यादा मुड़ी हुई वो रहती है। ठीक है, बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है तथा भीतरी झिल्ली वलित होती है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है, यानी कि 2 झिल्ली होती हैं उसके अंदर।
तो उसके अंदर जो बाहर वाली झिल्ली होती है वो छिद्रित होती है, उसके अंदर छेद होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। और जो अंदर वाली झिल्ली होती है, जो भीतरी झिल्ली होती है, वो कैसी होती है, वलित होती है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मुड़ी हुई अंदर से वो होती है, ठीक है। फिर आगे इसका फंक्शन के बारे में, क्या काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी को प्रोड्यूस करता है और स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया से हमको एनर्जी मिलती है, तो ये क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है और एनर्जी को प्रोड्यूस भी करता है, जिससे हम अपने बाकी के काम कर पाते हैं, ठीक है। तो एनर्जी को कौन सी फॉर्म में स्टोर करता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो हमें जो एनर्जी मिलती है कौन सी फॉर्म में मिलती है, वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी की फॉर्म में हमको एनर्जी जो है मिलती है, ठीक है। तो आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, एटीपी की 1 नंबर में पूछ सकते हैं या फिर आपसे एमसीक्यू आ सकता है इसका, तो इसको जो है इसकी फुल फॉर्म जो याद रखनी है, एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये होती है, ठीक है। तो ये कोशिका को एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। तो हमें जो एनर्जी मिलती है कौन सी फॉर्म में मिलती है, एटीपी की फॉर्म में हमको एनर्जी मिलती है, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में हमको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है कोशिका से, ठीक है। आगे लिखा हुआ है एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है 1 नंबर में, तो आपको याद रखना है कि जो एनर्जी करेंसी है सेल की या फिर बॉडी की, वो क्या है, वो एटीपी है, ठीक है। एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, तो एटीपी कोशिका की ऊर्जा है, कोशिका की ऊर्जा क्या है, एटीपी है, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है दे मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन बिकॉज दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो अपना प्रोटीन खुद बना लेते हैं। वो क्यों बना लेते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, राइबोसोम होता है, ठीक है। राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम की वजह से ही प्रोटीन बनता है, ठीक है। इससे पहले की वीडियो में हमने बात की थी, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उस पर राइबोसोम लगे हुए होते हैं और वही क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। तो राइबोसोम की वजह से ही क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। अब क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना राइबोसोम है, तो वो क्या कर सकते हैं, अपना प्रोटीन खुद बना सकते हैं। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है दे मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन, ये क्या करते हैं, अपना खुद का प्रोटीन बनाते हैं, बिकॉज दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, क्योंकि इनके पास डीएनए और राइबोसोम दोनों होते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया अपना प्रोटीन स्वयं बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं, क्योंकि उसका अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। इनके पास अपना डीएनए होता है और अपना ही राइबोसोम होता है, इसी वजह से जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो अपना डीएनए, अपना प्रोटीन खुद बना लेते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ये थी बातें कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब हम पढ़ते हैं अपना 5th सेल ऑर्गेनल, 5वां कोशिकांग, जो कि है प्लास्टिड के बारे में, ठीक है। हिंदी में भी इसे प्लास्टिड ही कहते हैं। तो प्लास्टिड कहाँ पाए जाते हैं, प्लास्टिड पाए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर, ठीक है। प्लास्टिड्स आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, प्लास्टिड कहाँ पाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं के अंदर जो प्लास्टिड है वो पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, पादप कोशिकाओं के अंदर जो प्लास्टिड है वो पाए जाते हैं। प्लांट सेल्स के अंदर जो प्लास्टिड होते हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। प्लास्टिड हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, तो प्लास्टिड के पास भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। अब प्लास्टिड के पास अपना राइबोसोम है तो वो भी अपना प्रोटीन खुद बना सकते हैं, ठीक है। तो इनके पास अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं, तो प्लास्टिड के पास भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना डीएनए और राइबोसोम हो सकता है, ठीक है। आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 4 एमसीक्यू दे दिए जाएंगे, उसके अंदर आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन होगा कि किस सेल ऑर्गेनल के पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, तो चारों में से कोई एक प्लास्टिड होगा या फिर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, तो आपको उन पर टिक करना होगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से भी ध्यान रखना है कि कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनके पास अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं। तो एनिमल सेल्स के अंदर है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लांट सेल्स के अंदर है प्लास्टिड। एक चीज ध्यान रखनी है, जो प्लास्टिड होता है वो प्लांट सेल्स में होता है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, एनिमल सेल्स में नहीं होता। हमारी कोशिकाओं के अंदर प्लास्टिड नहीं पाया जाता, हमारी कोशिकाओं के अंदर क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है, अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है, इसलिए अपना प्रोटीन खुद बना लेते हैं, ठीक है। वैसे जो प्लास्टिड है, प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में पाया जाता है, हमारी सेल्स के अंदर नहीं पाया जाता। और प्लास्टिड के पास भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, ठीक है। आगे ये जो प्लास्टिड होते हैं 2 तरह के होते हैं, प्लास्टिड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, यानी कि प्लास्टिड कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। पहला है क्रोमोप्लास्ट और दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट। पहला है क्रोमोप्लास्ट, हिंदी में भी क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट है, ठीक है। तो जो प्लास्टिड कलर्ड प्लास्टिड होता है, जिस पर कलर होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। और जिस पर कलर नहीं होता, यानी कि वो कलरलेस होता है या फिर वो व्हाइट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। जो रंगीन प्लास्टिड होता है उसको क्रोमोप्लास्ट, और जो रंगहीन होता है यानी कि उस पर कोई रंग नहीं होता, बेरंगा होता है, वो कैसा, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। या फिर सफेद होगा या फिर उसके पास कोई रंग ही नहीं होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, ल्यूकोप्लास्ट उसको हम कहेंगे, ठीक है। अब इनके काम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, तो प्लास्टिड कंटेनिंग क्लोरोफिल पिगमेंट आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। तो ऐसा प्लास्टिड जिसके पास क्या हो, जिसके पास हो क्लोरोफिल पिगमेंट,
ठीक है, जिसके पास क्या हो, क्लोरोफिल पिगमेंट। ये क्लोरोफिल तो आपको पता ही होगा कहाँ पाया जाता है, प्लांट की लीव्स में पाया जाता है, पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है, इससे ही फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। तो ये वही है क्लोरोफिल पिगमेंट। तो जिस प्लास्टिड के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है उसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ, जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट, उसको हम कहते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट काफी ज्यादा जरूरी होता है। अगर पौधे के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, और अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो सनलाइट को कोई ऑब्जॉर्व ही नहीं करेगा, और अगर सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी तो खाना नहीं बन पाएगा। जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर पाएंगे, यानी कि जो पौधे हैं वो अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। इसलिए पौधों के अंदर क्लोरोप्लास्ट का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो क्लोरोप्लास्ट आर द इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। तो इसलिए क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स के अंदर, ठीक है। ये हिंदी में भी यही लिखा हुआ है कि पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, और यही क्लोरोफिल वर्णक क्या करता है, जो सूर्य के प्रकाश होता है उसको अवशोषित करता है, और जब सूर्य के प्रकाश को अवशोषित होता है तब जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन खुद बना पाते हैं। इसीलिए अब जब क्लोरोप्लास्ट ही नहीं होगा तो इसका मतलब है कि उसके अंदर क्लोरोफिल ही नहीं होगा, ठीक है। और जब क्लोरोफिल नहीं होगा तो सूर्य के प्रकाश का अवशोषण ही नहीं होगा, और जब सूर्य का प्रकाश का अवशोषण नहीं हो पाएगा, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएंगे, तो वो फूड ही नहीं बना पाएंगे, अपना खाना ही नहीं बना पाएंगे, भोजन ही नहीं बन पाएगा उनका, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो इसलिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक होता है, ठीक है। आगे है ल्यूकोप्लास्ट। हमने क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ लिया। अगला प्लास्टिड है जो कि है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? तो ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरीली organelle in which materials such as starch, oils and proteins granules are stored। तो जो ल्यूकोप्लास्ट है, ये एक ऑर्गेनल होता है जिसके अंदर जो स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये सब क्या होता है इसके अंदर स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। एक तरीके से स्टोर करने का काम करता है ल्यूकोप्लास्ट। इसके अंदर स्टार्च, प्रोटीन और जो प्रोटीन ऑयल और प्रोटीन ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं ल्यूकोप्लास्ट के अंदर स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। ये प्राथमिक रूप से अंगक है। क्या है ये? एक सेल ऑर्गेनल है, यानी कि एक अंगक है, कोशिका अंगक है, जिसमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ क्या होते हैं स्टोर हो जाते हैं, संचित हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बात थी प्लास्टिड्स के बारे में। अब हम अपना लास्ट यानी कि 6th सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़ते हैं, जो कि है वैक्यूल्स, यानी कि जिसको हम हिंदी में कहते हैं रसधानियाँ। तो अब हम पढ़ते हैं वैक्यूल्स के बारे में, यानी रसधानियाँ क्या होती हैं वो अब हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो वैक्यूल्स क्या होते हैं? वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट्स। तो जो सेल होती है, सेल के अंदर वैक्यूल होता है। तो जो वैक्यूल क्या करता है? वैक्यूल करता है एक स्टोरेज का काम करता है, ठीक है। तो जितना भी सॉलिड पार्ट या लिक्विड पार्ट होता है सेल के अंदर, उस सबको कौन स्टोर करके रखता है? वैक्यूल स्टोर करके रखता है। या फिर जितना भी सॉलिड और लिक्विड कंटेंट होता है वो कहाँ पर स्टोर होता है? वो सारा का सारा स्टोर होता है वैक्यूल्स के अंदर। जो सेल होती है, सेल के अंदर वैक्यूल के अंदर जितना भी सॉलिड और लिक्विड कंटेंट होता है वो सारा का सारा वहाँ यानी कि वैक्यूल्स में स्टोर होता है, ठीक है। रसदानियाँ ठोस तथा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ हैं, ठीक है। ये ऐसी संग्राहक थैलियाँ यानी कि स्टोर करती हैं किस किस को? ठोस और तरल पदार्थों को। जितने भी लिक्विड और सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं सेल में, वो सब कहाँ पर स्टोर होते हैं? सारे के सारे वो सब स्टोर होते हैं वैक्यूल्स के अंदर, यानी कि रसधानियों के अंदर वो स्टोर होते हैं। रसधानियों के अंदर वो संग्राहक या फिर संचित होते हैं, ठीक है। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज्ड इन एनिमल सेल्स व्हाइल प्लांट सेल्स हैव वेरी लार्ज वैक्यूल्स। यानी कि जो एनिमल सेल होती है, जो हमारी सेल होती है, उसके अंदर तो जो वैक्यूल होते हैं वो छोटे होते हैं, उनका साइज छोटा होता है। लेकिन जो प्लांट सेल्स होती हैं उनके अंदर वैक्यूल्स काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है। तो वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल्स व्हाइल प्लांट्स हैव वेरी लार्ज वैक्यूल्स, ठीक है। तो जो एनिमल सेल्स होते हैं उनके अंदर जो वैक्यूल होते हैं उनका साइज स्मॉल होता है, छोटा साइज होता है, ठीक है। लेकिन जो प्लांट सेल्स होती हैं उनके अंदर लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। यही हिंदी में लिखा हुआ है कि जंतु कोशिका में रसधानियाँ छोटी होती है। जंतु कोशिका में रसधानियाँ छोटी होती है, जबकि पादप कोशिकाओं में रसधानियाँ कैसी होती हैं? बड़ी होती है, ठीक है। जंतु कोशिकाओं में छोटी होती है, पादप कोशिकाओं में बड़ी होती है। हमारी सेल्स के अंदर छोटी रसधानियाँ हैं, छोटे वैक्यूल्स हैं, लेकिन जो पादप होते हैं, जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज हैं, उनकी जो सेल्स हैं उनके अंदर वैक्यूल्स बड़े होते हैं। उनके अंदर वैक्यूल्स का साइज कैसा होता है? लार्ज होता है, बड़ा होता है, ठीक है। अब उसके बाद फंक्शन की बात कर रहे हैं, इनके कार्यों की। तो इन प्लांट सेल्स
वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। तो जो सेल के प्लांट सेल होती है उनके अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं उनके अंदर भरा हुआ होता है सेल सैप। क्या भरा हुआ होता है? सेल सैप। एक मटेरियल होता है, एक लिक्विड जेली की तरह मटेरियल होता है सेल सैप, वो जो है वैक्यूल्स के अंदर भरा हुआ होता है। प्लांट सेल्स की जो प्लांट सेल्स के वैक्यूल्स होते हैं उनके अंदर क्या भरा हुआ होता है? सेल सैप भरा हुआ होता है। और ये सेल सैप भरने से क्या होता है कि जो सेल होती है उसको टर्जिडिटी और रिजिडिटी मिलती है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सेल को एक तो पूरा गोल रखते हैं उसको, सेल को मतलब जैसा उसका आकार है उस आकार का रखते हैं, और साथ में कैसे रखते हैं उसको थोड़ा सा टाइट रखते हैं, थोड़ा सख्त रखते हैं। ठीक है, ये सेल सैप। ठीक है, तो सेल के अंदर क्या भरा हुआ होता है? सेल सैप भरा हुआ होता है, जिससे कि सेल को क्या मिलती है? टर्जिडिटी और रिजिडिटी उसको मिलती है। ठीक है, पादप कोशिकाओं में, जो पेड़ों की कोशिका होती है, जो पौधों की कोशिकाएं होती हैं वो, तो पादप कोशिकाओं में रसधानियों में कोशिका द्रव्य भरा होता है। क्या भरा हुआ होता है? कोशिका द्रव्य भरा हुआ होता है। ठीक है, इट स्टोर्स मैनी सब्सटेंसेज लाइक, और ये कई सारे सब्सटेंस भी स्टोर करती है, जैसे कि अमीनो एसिड है, ये शुगर्स हैं कई तरह के, या फिर कई तरह के ऑर्गेनिक एसिड्स और कुछ प्रोटीन्स, ये सब कहाँ पर स्टोर होते हैं? ये सब के सब वैक्यूल्स के अंदर स्टोर होते हैं, यानी कि रसधानियों के अंदर ये सब के सब स्टोर होते हैं, वहाँ पर जाकर के इकट्ठे होते हैं। ठीक है, तो पौधों में कुछ आवश्यक पदार्थ जैसे अमीनो अम्ल यानी कि अमीनो एसिड है, शर्करा है या प्रोटीन है, सब के सब कहाँ पर स्टोर होते हैं? इसमें स्थित है, यानी कि वैक्यूल्स में, रसधानियों के अंदर ये सब स्टोर होते हैं। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है कि इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा द फूड वैक्यूल कंटेन फूड आइटम्स व्हाइल इन अदर ऑर्गेनिजम्स एक्सपेल्स एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल। तो जो सिंगल सेल होती है उनके अंदर भी वैक्यूल प्रेजेंट होता है, उनके अंदर भी रसधानियाँ पाई जाती हैं। तो उनके अंदर वैक्यूल क्या काम करता है? तो कुछ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जैसे कि अमीबा है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है? जो वैक्यूल होते हैं वो फूड को स्टोर करने में काम आते हैं। ठीक है जी, फूड वैक्यूल्स कंटेन फूड आइटम्स। ठीक है, तो जो अमीबा होता है, अमीबा की जो सेल है उसका कोई फिक्स शेप तो होता नहीं है। ठीक है, तो जो अमीबा होता है उसके अंदर वैक्यूल होता है ना, वो अपने वैक्यूल के अंदर क्या स्टोर करके रखता है? फूड आइटम को वो अपने वैक्यूल के अंदर स्टोर करके रखता है। लेकिन जबकि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म, जो कि क्या करते हैं, जो जब उनके सेल के अंदर वाटर की मात्रा यानी कि वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो उसको एक्सपेल कर देते हैं, और कुछ वेस्ट मटेरियल भी कहाँ से एक्सपेल करते हैं? कहाँ से बाहर निकालते हैं? वैक्यूल से ही बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो कुछ जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जब वाटर एक्सेस हो जाता है, जब पानी बढ़ जाता है उनकी सेल के अंदर, तब क्या करते हैं? वो वैक्यूल से यानी कि रसधानियों से, वैक्यूल से वाटर को बाहर निकाल देते हैं, और कुछ वेस्ट मटेरियल, जो सेल का वेस्ट मटेरियल होता है वो भी इन वैक्यूल से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो एक कोशिक जीवों में अमीबा, जैसे कि अमीबा, तो कुछ एक कोशिक जीव है जैसे कि अमीबा क्या करता है? अमीबा की रसधानियों में खाद्य पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो अमीबा अपनी रसधानियों में क्या रखता है? खाद्य पदार्थ रखता है। लेकिन कुछ एक कोशिक जीव ऐसे होते हैं, कुछ एक कोशिक जीवों में विशिष्ट रसधानियाँ अधिक जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थों के शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यानी कि कुछ तो ऐसे हैं जैसे कि अमीबा, जो कि खाद्य पदार्थ को, जितने भी फूड आइटम्स होती हैं वो रसधानियों के अंदर स्टोर कर लेते हैं, वैक्यूल्स के अंदर स्टोर कर लेते हैं। लेकिन कुछ एक कोशिक जीव ऐसे होते हैं जो कि जो अधिक जल की मात्रा को और कुछ अपशिष्ट पदार्थ यानी कि जो कोशिका के लिए बेकार हैं, जो कोशिका के लिए फालतू के पदार्थ हैं, उन सबको निकालने में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये सारे के सारे पदार्थ कहाँ से निकाले जाते हैं? रसधानियों से ही बाहर कर दिए जाते हैं। अगर जल की मात्रा अधिक हो गई है तो जल भी कहाँ से बाहर निकाला जाता है? रसधानियों से। और अगर कुछ अपशिष्ट पदार्थ है कोशिका के अंदर तो वो भी बाहर निकाले जाते हैं। वो भी कहाँ से बाहर निकाले जाते हैं? रसधानियों से उनको भी बाहर निकाला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 5, ये उसका लास्ट टॉपिक था। इसी के साथ जो आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे आपसे नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।